हमारी गवर्नमेंट 2021 के आईटी रूल्स में चेंजेस करके उनमें ऑनलाइन गेम्स के रूल्स बदलना चाहती है ताकि गेमिंग को रेगुलेट किया जा सके। एंड इसके जवाब में इंडिया की 40 बड़ी गेमिंग एंड स्पोर्ट्स कंपनीज को लेटर लिखना पड़ा है सरकार को। तो आपके मन में आएगा कि भाई ऐसा हो क्या गया, प्रॉब्लम क्या है। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि हमारे लॉ मेकर्स को नहीं पता कि गेम्स होते क्या है। बट इशू ना इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड ये हम सभी गेमर्स के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ सब कुछ एंड ये भी बताऊंगा कि कंपनीज ने क्या सोल्यूशन दिया है इसमें। अब आपके मन में आएगा कि यार इन 40 कंपनीज में है कौन कौन। तो ज्यादातर नाम आपने सुन रखे हैं। राजी को बनाने वाले नॉर्डिक हेड गेम्स, लूडो किंग के डेवलपर गेमशन, फिर लोको, रूटर, फौजी बनाने वाले एनकोर गेम्स एंड और भी बहुत हैं। माया नगरी गेम के डेवलपर, हाइपर नोवा इंटरैक्टिव के क्रिएटिव डायरेक्टर हुजैफा ने तो कहा है कि गवर्नमेंट को गेम्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड गेम्स फॉर स्टेक्स को अलग मानना चाहिए, जैसे वो मूवीज और कसिनोज को अलग मानते हैं। एक कंटेंट रेटिंग बॉडी होनी चाहिए एंड गेम्स को बैन या सेंसर करने की जगह गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऐसे ही इंडस के डेवलपर सुपर गेमिंग के सीईओ रॉबी ने कहा है कि जैसे जैसे इंडिया में गेम्स खेलने वाले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रूल्स को भी इवॉल्व करना होगा। वीडियो गेम्स एंड रियल मनी गेमिंग को अलग रख के जो 500 मिलियन गेमर्स है ना उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। अब आपके मन में आएगा कि इन्होंने जो लेटर भेजा है उसमें है क्या एंड सभी गेमिंग कंपनीज चाहती क्या है। बट पहले आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ऐसा क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि 40 से ज्यादा कंपनीज को इकट्ठा आकर ये लेटर लिखना पड़ा। देखो अभी रिसेंटली ना आपने सुना होगा कि ई स्पोर्ट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया एंड हम लोग बहुत खुशियां मना रहे थे। बट उसी के साथ ये भी अनाउंस किया गया कि वो आईटी रूल्स ऑफ 2021 को अमेंड करके ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करेंगे। अब रेगुलेशंस अच्छी चीज है बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ गवर्नमेंट ने वीडियो गेम्स एंड रियल मनी गेम्स दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे कहा जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग। और यार वीडियो गेम्स तो वो होते हैं ना जो आप एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हो, लाइक GTA 5, PUBG, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, वैलोरेंट, COD। एंड ये जरूरी थोड़ी ना कि ऑनलाइन हो, ऑफलाइन भी तो हो सकते हैं। रियल मनी गेम्स वो होते हैं जो आप पैसे कमाने के लिए खेलते हो एंड आपको एप्स के नाम ऑलरेडी पता ही है कि आप कुछ पैसे लगा के पार्टिसिपेट करो, गेम जीत गए तो कुछ पैसे जीत जाओगे वरना हार जाओगे। इन्हें कहा जाता है आई गेमिंग इंडस्ट्री। एंड जो गेम्स हम मजे के लिए खेलते हैं ना, लाइक गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, उन्हें कहा जाता है वीडियो गेम्स या फिर गेम्स इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट इन दो अलग कैटेगरीज के गेम्स को एक ही मान के चल रही है और इनको रेगुलेट करने के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना रही है। मतलब ये वो बॉडी होगी जो चेक करेगी कि कौन से गेम्स अलाउड है इंडिया में एंड कौन से नहीं है एंड किसमें क्या किया जा सकता है। अब आपको ना ये प्रॉब्लम अभी भी बड़ी नहीं लग रही होगी, इसलिए मैं 2 एग्जांपल्स लेके सब कुछ समझाता हूँ। बट हाँ ये इमेजिनरी एग्जांपल है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करना है, यानी कि उसके लिए रूल्स बनाएंगे। अब हमें पता है कि रियल मनी गेम्स या वो गेम्स जो पैसे कमाने के लिए खेले जाते हैं उनमें आपके पैसों का नुकसान हो सकता है। अब गवर्नमेंट को लगेगा कि अच्छा ऑनलाइन गेम्स से बच्चों का नुकसान हो रहा है पैसों का, तो सभी ऑनलाइन गेम्स में लिमिट लगा दो कि कितना खर्च किया जा सकता है। अब रियल मनी गेम्स के लिए ये लिमिट ठीक है, बट जो वीडियो गेम्स है लाइक PUBG, वैलोरेंट, एपेक्स लीजेंड्स, भाई उनमें आपका पैसों का नुकसान थोड़ी हो रहा है। आप उसमें पैसों के बदले स्किन्स खरीद रहे हो जो आपको मिलती है अपनी मर्जी से एंड गेम आपको फोर्स भी नहीं करता पैसे देने के लिए। आप चाहो तो फ्री में भी गेम खेल सकते हो। सो उन वीडियो गेम्स पे ये रूल तो वैलिड होना ही नहीं चाहिए ना। एक और हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे रियल मनी गेम्स में आप गेम्स खेल के पैसे कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट को शायद लगे कि बच्चों के लिए खतरनाक है एंड 16 साल से नीचे वालों के लिए गेम्स नहीं होने चाहिए। तो 16 ईयर से कम एज वाले ना रियल मनी गेम्स नहीं खेल सकते, ठीक है। बट नॉर्मल गेम्स जैसे कि माइनक्राफ्ट, PUBG, इनमें क्या बुराई है। तो अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि यार वीडियो गेम्स एंड रियल मनी गेम्स को सिंगल ऑनलाइन गेम्स की कैटेगरी में इंक्लूड करना ना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। उसके अलावा फिर चाइल्ड एडिक्शन, सेंसरशिप, बैन्स, इन सब की प्रॉब्लम तो है ही। अब आपके मन में शायद ये भी आ रहा होगा कि यार इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, एंड शायद यार इसके लिए ना गवर्नमेंट एंड गेम कंपनीज दोनों ही जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। एंड बहुत से लोगों को शायद लगेगा कि मैं उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जबकि मैं बता दूं कि अगर मुझे कोई स्टेप अच्छा लगता है तो मैं तारीफ भी करता हूँ एंड कुछ अच्छा नहीं लगता तो रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज भी करता हूँ। एंड इस केस में शायद हम सभी को मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को वीडियो गेम्स का मतलब ही नहीं पता है। उन्हें नहीं पता कि असली गेम्स होते क्या हैं। एंड जो मिनिस्टर्स हमारे लिए लॉज बना रहे हैं उन्होंने शायद जिंदगी में कभी पैशनेटली गेम्स खेली भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो हम समझा सकते हैं, बट उन्होंने ट्राई भी नहीं किया समझने का। बल्कि ये रूल्स बनाने के लिए उन्होंने पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ मीटिंग रख ली। बट जो वीडियो गेम कंपनीज के ओनर्स हैं, क्या फेमस इंडियन स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं जो कि बाहर की टूर्नामेंट्स में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल्स ला रहे हैं और बहुत प्राउडली इंडिया का फ्लैग होल्ड करे हुए हैं, या फिर जो फेमस गेमर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो लेना चाहिए। खैर सारी गलती सरकार की नहीं है। अगर उन्हें वीडियो गेम्स का मतलब नहीं पता तो शायद गेम्स कंपनीज ने कोशिश भी नहीं करी उन्हें समझाने की। आउटलायर गेम्स के फाउंडर हरीश, जिन्होंने 40 से ज्यादा कंपनीज को साथ लाके इस इनिशिएटिव को लीड किया है, उनका कहना है कि वीडियो गेम कंपनीज ने आज तक गवर्नमेंट को अप्रोच ही नहीं किया कि हमारे लिए रेगुलेशंस बनाओ या पेगी, ESRB जैसी बॉडीज बनाओ जो वीडियो गेम्स को मॉनिटर करे। सभी कंपनी शायद ये सोचती रहे कि यार कोई बड़ी कंपनी ये काम कर लेगी, बट जो रियल मनी गेम्स की कंपनीज है ना, उन्होंने मौका देख के गवर्नमेंट से बात करी एंड अपने को ऑनलाइन गेम्स कहलवाया। देखो रियल मनी गेमिंग कंपनीज के लिए तो फायदा ही है अगर उन्हें ऑनलाइन गेम्स कहा जाए, इसलिए उन्होंने फुर्ती दिखाई एंड गवर्नमेंट से बात कर ली। तो गलती तो दोनों साइड से हुई है। एंड एक अच्छी
बात यह है कि अभी भी रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, उन पे बातचीत चल रही है। इसलिए जो 3 रिकमेंडेशंस कंपनीज ने ऑफर करी है ना, वो इंप्लीमेंट हो सकती है। उनको जानने से पहले जरा आपको बता देता हूं कि क्या ऐसा सिर्फ हमारी कंट्री में ही हो रहा है या फिर बाहर की कंट्रीज में भी ऐसा कुछ होता है। देखो, बाहर का हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि वहां की गेमिंग मार्केट्स बहुत मैच्योर है। वहां गेमिंग कई सालों से चलती आ रही है और हम जो अच्छे AAA गेम्स खेलते हैं वो बनते भी बाहर ही हैं। तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो वीडियो गेम्स एंड पैसे कमाने वाले गेम्स को एक ही कैटेगरी में रखे। एंड बाहर ऐसी ना गेम्स को सेंसर या फिर बैन भी नहीं किया जाता। हाँ, चाइना की बात नहीं कर रहा। दूसरी कंट्रीज में ना प्रॉपर बॉडीज हैं, लाइक यूरोपियन यूनियन में है PEGI और नॉर्थ अमेरिका में है ESRB। बहुत से गेम ट्रेलर में इनके लोगोज आपने देखे ही होंगे। ये बेसिकली गेम्स को रेट करती है कि कौन सा गेम कौन सी एज वाले लोग खेल सकते हैं। जैसे अगर गेम में काफी ज्यादा ब्लड है या गोर दिख रहा है या थोड़ी बहुत न्यूडिटी भी है तो 18+ गेम हो गया वो। अगर गेम में थोड़ा बहुत ब्लड है तो 12+ में आ सकता है, बट थोड़े ग्राफिक वायलेंस दिखाया गया है बट गोर नहीं है तो 16+ के लिए ठीक है। ऐसे करके वो बॉडी ना गेम्स खेलती है एंड देखती है कि उन गेम्स को किस एज ग्रुप के लिए अलाउ करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि रेड ब्लड का ग्रीन पत्ते कर दिए या वायलेंस है तो गेम भी बैन कर दो या सेंसर कर दो। इसी के साथ ना एग्जांपल देखते हैं पोलैंड कंट्री का। इंडिया और पोलैंड दोनों ने साथ में ही लिबरलाइजेशन करी थी एंड अपनी इकोनॉमीज खोल दी थी। उस टाइम दोनों कंट्रीज की हालत गेमिंग के मामले में एक जैसी थी, बट आज के टाइम में पोलैंड 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीडियो गेम्स का। 470 गेम कंपनीज हैं वहां पर एंड वहां सबसे ज्यादा गेम कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी है, जबकि वहां से 12 मिलियन लोग गेम्स खेलते हैं। एंड इंडिया में ना 400 मिलियन गेमर्स हैं। अरे हमारे बिगेस्ट गेमिंग चैनल की 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यार, फिर भी हम पोलैंड के सामने नहीं टिक पा रहे हैं। वैसे पता है वो कौन सी कंपनी है जिसकी वजह से पोलैंड इतनी तरक्की कर पाया? CD Projekt Red। जी हाँ, वो पोलैंड की कंपनी है जिसने लेजेंडरी द विचर 3 गेम बनाया है। एंड विचर 3 को तो 17+ वाले ही लीगली खेल सकते हैं क्योंकि उसे M रेटिंग मिली है। इंडिया में अगर ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज होते ना तो ऐसे गेम्स कभी बन ही नहीं पाते। अब बात कर लेते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस एक्चुअली दी है गेमिंग कंपनीज ने एंड उन्होंने क्या कहा है। देखो, वैसे तो वो बहुत बड़ा 27 पेज का डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को भेजा है। आई होप वो इसे ओपन करेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि शॉर्ट में उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ना वीडियो गेम्स एंड पैसे के लिए खेले जाने वाले गेम्स को सेपरेट रखो, उनको ऑनलाइन गेम्स की सिंगल कैटेगरी में ना डालो एंड दोनों के लिए अलग रेगुलेशंस बनाओ जो इन लाइन हो विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। एंड ऑनलाइन के अलावा और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं यार, ऑफलाइन गेम्स भी तो होते हैं। लास्ट ऑफ अस, गॉड ऑफ वॉर, ये ऑनलाइन थोड़ी ना है, बट कितने लेजेंडरी गेम्स है। फिर PEGI और ESRB जैसे कंटेंट रेटिंग मैकेनिज्म बनाओ जो इंडिया के अकॉर्डिंग हो। हाँ, वीडियो गेम्स में जो कंटेंट है उसे एज के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया जाए तो बेटर रहेगा, उसके बजाय कि उसमें सेंसरशिप या फिर बैन ही लगा दिया जाए। क्योंकि ओवरऑल आप देखो तो 18+ वाले गेम्स ना बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, लाइक RDR2, गॉड ऑफ वॉर, एंड इन्होंने बहुत अवार्ड्स भी जीते। इन गेम्स ने गेमर्स को जितना इमोशनली टच किया है ना और एंटरटेन किया है वो शायद ही किसी और गेम ने किया होगा। इंडिया में कैसी एज रेटिंग आनी चाहिए वो भी सजेस्ट करी गई है इन कंपनीज के द्वारा। फिर जो इश्यूज हैं, लाइक बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं गेम्स से या ऑनलाइन गेमिंग में बुलिंग बहुत होती है या वो इन गेम स्किन्स एंड आइटम्स पे अपने पेरेंट्स का पैसा खर्चते हैं, इसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के इनलाइन हो। एग्जांपल के लिए फोर्टनाइट जैसी गेम में माइक्रो ट्रांजैक्शंस हैं और बच्चे भी आइटम खरीद सकते हैं, बट जब एपिक गेम्स ने ना गलत तरीके यूज करे गेम परचेजेस बढ़वाने के तो उनको $520 मिलियन का फाइन ठोका गया। अब वहां के लॉ मेकर्स ने ये नहीं किया कि यार फोर्टनाइट को बैन कर दो या वहां से माइक्रो ट्रांजैक्शंस ही हटा दो, बल्कि आइडेंटिफाई किया कि ये कुछ गलत तरीके हैं जिनसे आप पैसे निकलवा रहे हो बच्चों से एंड इनको चेंज करो। उसी तरह USA में कोपा चलता है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वैसा ही कुछ इंडिया में भी होना चाहिए। सो यही था जो चल रहा है इस टॉपिक को लेके आजकल। मैं फिर से कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक इंडियन गेमर तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आप हर जगह WhatsApp, Instagram हर जगह फैला दो। दोस्तों से कहो कि ये वीडियो जरूर देखें एंड समझे इस इशू को, वरना इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री वैसी कभी नहीं बन पाएगी जैसी कि हम सपना देखते हैं।